हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फ्रेंड को मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हिंदी में जो 2022 के क्वेश्चन पेपर आया था वो किस टाइप का आया था। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी पेपर एनालाइज करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना किया था कि दोस्तों मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आखिर कैसा आया था क्वेश्चन पेपर। तो ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर। कितने का है? 2022 का क्वेश्चन पेपर। और किस चीज़ का है? तो सामान्य हिंदी का है। और देखिए, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समय दिया होता है वो उस समय को देख लिया जाए तो 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। और 3 घंटे 15 मिनट में जो 3 घंटे हैं ये आपको क्वेश्चन मार्क को लिखने के लिए होता है आंसर शीट पे। और 15 मिनट जो टाइम मिलता है वो 15 मिनट टाइम में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ को देखने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए, नोट्स में पहले ही बोल दिया है नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रथम के 15 मिनट होते हैं उसमें जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों को क्या किया जाता है? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या किया जाता है? जो समय है वो निर्धारित किया गया है। देखिए, अब संदेश में क्या कह रहा है इसमें कि संदेश निर्देश है। संदेश कहिए, निर्देश कहिए, सब सही है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग खंड क तथा सेकंड भाग खंड ख में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि सभी प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो देखिए, इसमें खंड ख में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, चलिए आप लोगों को मैं आज एनालाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। अब प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कौन सा संपादित पत्रिका है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका जो है वो क्या है? ब्राह्मण पत्रिका वो संपादित किया गया है। कौन किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने। किसने किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या किया है? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन का ख नंबर नहीं, फर्स्ट ही क्वेश्चन का ख नंबर है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल की रचना पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी रचना है इसमें? तो रामचंद्र शुक्ल जी की इसमें आलोचन की जो व्यथा है, आलोचक की आस्था है। आलोचक की क्या है? आस्था। आलोचक की आस्था है। अब इसी तरह ग नंबर भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है कि मतलब जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधि। क्या है? आलोचना विधा है। ठीक है।
तो घ नंबर इसी तरह देखिए, घ नंबर भी आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। तो ये 4 विकल्प दिए होते हैं और इस 4 विकल्प में हमें जिस विकल्प का सही आंसर होता है, मतलब कि विकल्प नंबर अगर क है, अगर क का हमें फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर अगर सही है तो फर्स्ट का आंसर हमें क्या करना होगा, नोट डाउन कर लेना होगा अपने आंसर शीट पे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती पत्रिका होती है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका होती है। तो दोस्तों मतलब इसी तरह आप लोगों के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इसी तरह दूसरे में एक आता है तो गद्य से आता है, एक पद्य से आता है। पद्यावत का रचनाकाल पूछ रहा है कि जो पद्यावत है क्या है, पद्यावत की रचना काल पूछ रहा है। तो पद्यावत जो है वो भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं सरोज स्मृति के रचयिता, सरोज स्मृति के रचयिता अगर आपसे पूछेगा कि सरोज स्मृति के रचयिता तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। और आगे चलिए, मतलब जो आप लोगों को बस यही समझाना चाहते हैं कि जो भी मुझे विकल्प मिला है किसी क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, अक्सर विकल्प को ही लिखा जाता है। क्वेश्चन न लिखोगे तो ही सही है। अगर क नंबर है, फर्स्ट का क है तो क का डायरेक्ट लिखिए कि प्रश्न संख्या फर्स्ट, और प्रश्न संख्या फर्स्ट का क्या, क नंबर। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया प्रश्न फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे क का डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उत्तर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह आप करके लिख सकते हैं किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे। ग नंबर उसी तरह आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी युग के कवि नहीं है। तो आप किसको बताएंगे कि छायावादी युग के कवि नहीं है। छायावादी युग के जो कवि नहीं होंगे उसी को न कहेंगे कि छायावादी युग के कवि नहीं है। तो इसमें सुमित्रानंद पंत जी नहीं है, महादेवी वर्मा जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। छायावादी युग के नागार्जुन है, वो है क्या, छायावादी युग के कवि नहीं है, ठीक है। ये सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। अगर मैं पीछे बोल दिया हूँ कि नहीं है तो ये इसके लिए थोड़ा सॉरी, माफ़ करिएगा। तो देखिए आप लोगों को मैं लगभग बहुविकल्पीय क्वेश्चन बता दिया हूँ किस टाइप के आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए घन निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की। जो भूषण है, देखिए कवि ने वीर रस की, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचना की। जो भूषण है, इनका पूरा नाम हमें नहीं मालूम है, आप लोगों को शायद में मालूम होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर में इनका पूरा नाम क्या है, ठीक। तो मतलब लगभग इतना क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, तार सप्तक के संपादक। जो तार सप्तक है ना, ये तार सप्तक के आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे अनुसार इनका तो गिरजा कुमार माथुर होना चाहिए, अगर गलती होगा तो देखिएगा, लेकिन इनका गिरजा कुमार माथुर ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था खंड क का। अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश
पर आधारित क्या कर रहा है, प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को पैरा ये कितना नंबर का आता है, ये टोटल 10 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, तो ये टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 × 2 मतलब 2 क्वेश्चन का और एक सारांश लिखने के लिए। तो इसमें देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। जो जन है उसका प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। और सहस्त्रों वर्ष की भूमि के साथ राष्ट्रीय जन की तदात्म्य प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह मतलब समझिए कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक पैरा दे दिया होता है, पैरा यही है, ठीक। इस पैरा में आप लोगों को देखिए क्या क्या पूछने को आएगा। रेखांकित शब्द जो हैं, इन रेखांकित शब्दों का सबसे पहले पूछेगा कि आप लोगों को व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ तक है, ये यहाँ तक होता है। तो इसे आप लोगों को सबसे पहले करने का तरीका है कि आप लोग सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट ही क्वेश्चन बना दिया है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि पाठ का शीर्षक और उनके लेखक का नाम लिखिए। फिर उसी पेपर में से पूछ रहा है, उसी पैरे में से पूछ रहा है कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जो जन है उसके प्रवाह का क्या आशय लिखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के साथ किसके तदात्मक यह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो किसके प्राप्त किया जाता है, तो उसे आपको लिखना है। थर्ड नंबर कि जन का जीवन, जो जन का जीवन है वो किस तरह का होता है, इसे। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की आप लोगों को व्याख्या करना है दोस्तों। एक वो क्वेश्चन दे देगा और एक अर्थार्थ, यहाँ पे अर्थार्थ जो है ये अर्थार्थ करके क्वेश्चन देता है। तो इसमें भी वही लिखेगा, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो देखिए यहाँ पे भी ये जो रेखांकित शब्द हैं, यहाँ पे क्या है, रेखांकित शब्द हैं। इस रेखांकित शब्द के आपको क्या करेगा, पूछेगा कि रेखांकित शब्द के व्याख्या कीजिए और पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम बताइए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही कह दिए हैं आप लोगों को कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाषा किसका अटूट अंग है। तो भाषा जो है वो किसका अटूट अंग है, जो संस्कृत है उसका क्या है, अटूट अंग है। पहले ही वहाँ पे ऊपर ही पढ़े थे हम लोग यहाँ पे कि जो भाषा है स्वयं संस्कृत है, क्या है, अटूट अंग है। तो मतलब लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी से मिल जाते हैं। अब चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह पूछ रहा है, किस गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये भी पैरे में से ही आप लोग पढ़ के समझ के क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इतना कठिन है क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत हलचल ले किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सब चीज़ हम एनालिसिस बस आप लोगों को पेपर कराना है, ना कि उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया। 5 नंबर क्वेश्चन में वही होगा कि रेखांकित शब्द की क्या कीजिए, रेखांकित अंश जो होगी उसकी व्याख्या करने के लिए देता है। 4 नंबर क्वेश्चन देगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पद्यांश दिया होता है उसके क्या कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये भी टोटल 10 नंबर के आते हैं। एक गद्य से आता है और एक पद्य से आता है। तो गद्य से सारा कोई पैरा उठा लेगा और उस पैरे को दे देगा, उसमें से पूछता है। लेकिन इसमें कुछ दोहों को उठाएगा और उस दोहे से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच, ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच
विकसा विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, तो दोस्तों मतलब ये जो अंडरलाइन मैंने किया है तो इसमें रेखांकित अंश है, नीचे क्या है, रेखांकित अंश है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए भी इसमें भी पूछता है। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि कवि और कविता के नाम, मतलब जो कवि हैं इसके उनके नाम बताइए और साथ में कविता के भी नाम बताइए कि कविता कौन है। फिर दूसरा, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो ये आप लोगों को चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें मालूम होगा कि जो श्रद्धा है वो किसके हताश मन को क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रजनी, जो रजनी है वो किसका प्रतीक है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा आप लोगों को कि जो रजनी है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि सुख का नवल प्रभात जो है कब आता है। जो सुख का नवल प्रभात है वो कब आता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। ये सब चीज़ आप लोग बता सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो आप लोगों की अच्छा खासा तैयारी हो रही होगी। आई होप आप लोग अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों से कहा था कि 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, उसमें 5वां जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछता है। अब ये यहाँ पे भी अथवा दे दिया तो इसमें भी एक दूसरा पैरा होगा। अगर फर्स्ट वाला नहीं मुझे मालूम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरा वाला कर सकता हूँ। सुख भोग खोजने आते सब, सुख को क्या करना है, सुख को भोग खोजने के लिए, सुख के भोग खोजने के लिए आते हैं सब। आए तुम करने सत्य खोज, मतलब तुम आए हो कि क्या करने, सत्य की खोज करने के लिए। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग के मिट्टी के पुतले से मतलब जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, जितने भी सब प्राणी हो क्या है, एक जग के मिट्टी के, इस जग के मिट्टी के क्या हैं, पुतले हैं। ठीक है, या पुतले हैं या मूर्तियां हैं, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तुम आत्मा के मन के मनोज, मतलब कि जो आत्मा आपके शरीर में उसके आप क्या हैं, उस आत्मा के द्वारा आप क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। और जड़ता हिस स्पर्धा में भर, मतलब जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जो जड़ता है चेतन। दोस्तों इसका अर्थ आप लोग बताइएगा, मैं भी आपके तरह स्टूडेंट ही हूँ तो इसका मुझे अभी अर्थ नहीं मालूम है। आप लोगों को वीडियो बनाते वक्त में मैं थोड़ा तेज़ी कर दिया, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ इस समय। ठीक है, तो दोस्तों मैं चूक भी किया हूँ तो इसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि ऊपर मुझे मालूम था जो चीज़ वो मैंने बताया है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए 2 दे दिए हैं, मतलब 2 स्टेप दिया इसमें। तो इसमें देखिए वही क्वेश्चन फिर इसमें भी पूछ रहा है कि कवि और कविता का शीर्षक का जो नाम है लिखिए, कवि का नाम और कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले दिया है कवि और कविता का शीर्षक लिखिए। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि मानो नश्वर संसार के आकार किसकी खोज करता है। ठीक है, और मनुष्य क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य क्या है। ठीक, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मनुष्य क्या होते हैं। और सत्य की खोज करने कौन आया था, ये भी आप लोग बताइएगा कि सत्य की खोज करने के लिए कौन आया है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रेखांकित अंश, जो रेखांकित अंश थी उसकी व्याख्या करने के लिए, और यहाँ पे रेखांकित पंक्ति की क्या करना है, व्याख्या। ये पंक्ति हैं, ठीक है, और रेखांकित अंश थे, ये पंक्ति और अंश के। ठीक है, तो ये अभी 7 पैरा है, इतना में इतना क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। अब देखिए आते हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय मैं पढ़ा दिया हूँ, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं पढ़ा दिया हूँ, और साथ में सुंदर रेड्डी जी का भी हम जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ, और साथ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मैं जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ। बस एक नीचे जो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इनका मैं एक जीवन परिचय नहीं अभी आप लोगों को बताया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। तो दोस्तों आप आई होप आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं कहेंगे कि कमेंट करिएगा कि नहीं मुझे वो भी वीडियो चाहिए, मुझे उस वीडियो को भी प्रोवाइड करिए, तो मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय का एक वीडियो बना के। तो आई होप आप लोगों को अगर जीवन परिचय पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के, और प्लेलिस्ट में खोजिए, उसी में मिलेगा, और आराम से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है वो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, और अधिकतम कितने शब्दों में कह रहा है। अधिकतम शब्द कह रहा है कि 80, और ये 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक माई स्टडी वीडियो, ठीक है। तो फटाफट जाके जो माई स्टडी वीडियो है उसे क्या करिए, फटाफट जाके उस टेलीग्राम लिंक से मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक से जल्द मेरे चैनल में ज्वाइन होगी, और वहाँ पे देखिए इसी तरह मैं नोट्स और साथ में क्वेश्चन पेपर तरह की चीज़ें उसमें प्रोवाइड किया हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो इसमें सबसे पहले दिया होता है उसमें लेखकों के जीवन परिचय लिखने के लिए दिया होता है, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां जो क्वेश्चन होता है उसी में देता है कि लेखकों के जीवन परिचय लिखिए। तो लेखक के कम से कम आप लोग 3 लेखक परिचय लेखकों के जीवन परिचय किसी तरह याद कर लीजिए। मिनिमम 3 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए नीचे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा जो होनी चाहिए शब्दों की 80 होनी चाहिए, और ये भी 5 नंबर का। अगर आप 2 जीवन परिचय याद कर लेते हैं और दोनों जीवन परिचय को आप सही लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को 10 नंबर इसी तरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मैथिली शरण गुप्त जी का और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का भी मैं जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ। हरियोध जी हैं, ठीक है, उनको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ लिंक, ठीक है। सेकंड चैनल नहीं है, मतलब इसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा। बार आप लोगों को कह रहा हूँ प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय मिल जाएगा। थोड़ा शोर हो रहा है दोस्तों, तो शोर के लिए आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि बगल में कुछ लग रहा है बजाव जा रहे हैं, सब साउंड इसलिए ज़्यादा आ रहा है। और महादेवी वर्मा जी जो हैं, महादेवी वर्मा जी, इनका भी मैं आप लोगों को जीवन परिचय पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे एक मैथिली शरण गुप्त जी की मैं जीवन परिचय अभी नहीं बताया हूँ,
तो उसको भी मैं बता दूंगा। और चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है। छठा नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का, और 5 नंबर के क्वेश्चन जो छठा नंबर क्वेश्चन होता है इसमें पंच लाइट और एक बहादुर कहानी की क्या करता है, बहादुर कहानी की कथा वास्तु लिखने के लिए कहता है, और इसका भी सीमा जो होती है 80 होनी चाहिए। तो पंच लाइट कहानी का सारांश मैं आप लोगों को लिख के बता चुका हूँ किस तरह लिखना चाहिए। तो दोस्तों जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, बार बार कह रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और दोस्तों जो बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी का मैं सारांश अभी आप लोगों को नहीं बताया हूँ, नहीं लिखा हूँ, नहीं वीडियो अपलोड किया हूँ। तो जल्द से जल्द इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। मैं आप लोगों को बहादुर कहानी का जल्द से जल्द ही क्या करता हूँ कि कहानी का सारांश जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बहादुर कहानी का सारांश मेरे पास है, उसको आप लोगों को पढ़ा दूंगा और आप लोग लिख सकते हैं किस हिसाब से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। जब आप लोगों को ये पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश मालूम होगा ना, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्रुव कहानी जो है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, उस उद्देश्य को नहीं लिखना होगा। यह अथवा में करके दिया है इसीलिए मतलब नहीं लिखना होगा। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस जो 2 चीज़ों को अक्सर याद करके रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर क्या किए, उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। अधिकतम जो वर्ड की सीमा होनी चाहिए वो कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मुक्ति यज्ञ जो है उनके नाटक के चरित्र चित्रण, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को हम लोगों को नहीं देखना है। स्पष्ट बात आप लोगों को बता देता हूँ। जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में क्या पूछता है, उत्तर प्रदेश में एक ही तो आता है। और जो कर्णखंड काव्य है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का है, कर्णखंड काव्य को हम लोग को लिखना होता है, न कि अदर क्या कहा जाता है, अदर स्टेट का नहीं लिखना होता है। मुझे यूपी का ही लिखना है। तो कर्णखंड काव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। और 10वीं क्लास से ही आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोग क्लास 12th में, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हटाया जाए। अब आती है खंड ख। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो खंड क तक ही पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए खंड ख में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये है खंड ख, ठीक है। खंड ख सबसे फर्स्ट में देता है ये अनिवार्य संस्कृत है। 8 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, ये 8 नंबर क्वेश्चन में अनिवार्य संस्कृत। और जो 7 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 7 नंबर का आता है। तो कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब जो संस्कृत में जो दिया है, इस पैरे को क्या करना है, हम लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो हिंदी में अनुवाद करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, सीरीज में भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास सीरीज है इस समय, मैं चाहूँ तो सीरीज को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग नहीं खरीदे होंगे तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मुझे भी पढ़ाई करना है और मैं आप लोगों से बार बार विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि दोस्तों मेरा 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए। मुझे पढ़ाई करना है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं उसी में टाइम निकाल के अपना पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा कि ताकि आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 पैरा मिलता है, 2 पैरा में से किसी एक पैरा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए श्लोक में से, क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से
एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे दिया है श्लोक, इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है। जैसे उसमें गद्य पद्य से करके देता था ना, तो इसमें गद्य पद्य से संबंधित ही समझिए। ये गद्य पद्य नहीं है, लेकिन वो सही है, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी कितना क्वेश्चन मिलता है, इसमें भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलता है। अथवा किया दूसरा, अगर फर्स्ट नहीं आ रहा है तो सेकंड क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं। अब आप लोगों का आता है निम्नलिखित मुहावरों और लोक कृतियों की क्या कर रहा है में से किसी एक का क्या कर रहा है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब जो मुहावरे हैं उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट में कि आँखों का तारा होना। सेकंड पूछ रहा है कि नाक में नकेल डालना। ठीक है, और सावन हरे न बादो सूखे। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मक्खन लगाना। ठीक है, मक्खन लगाना। तो ये जितने भी आप लोगों को मैं मुहावरा बताया हूँ, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका अर्थ लिखिए, बस अर्थ। अगर अर्थ लिखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन होता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो 10वां क्वेश्चन में मिलता है आप लोगों को निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप लोगों को अभी मैं ग्रामर सेक्शन नहीं पढ़ाया हूँ, उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए संधि विच्छेद के कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए 5 क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों के 4 ही क्वेश्चन है, नहीं 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो संधि विच्छेद के 3 क्वेश्चन है और साक्षर पूछ रहा है। ठीक है, इसका कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तो स्वप्लस अक्षर जो है वो होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसी तरह नरेंद्र का संधि विच्छेद। नरेंद्र जो है इनका सही संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र होता है। ठीक है, किसका, तो नरेंद्र का। स्वागतम का सु प्लस आगतम होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रूटीन वाइज पढ़ना है, सब सही हो जाएगा। इसका होता है सु प्लस आगतम। ठीक है, सु प्लस आगतम। अब देखिए इसमें कह रहा है खंड, अब क नंबर कह रहा है, 10वां का क, वो क नंबर था, यहाँ पे ख नंबर कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार विकल्प का चयन कीजिए। हाँ देखिए आत्मने अब विभक्ति और वचन पूछ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आत्मने कौन सा विभक्ति है और कौन सी वचन है। ये आंसर सही है या गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं इस पेपर को अभी एनालाइज भी नहीं किया था, मैं उसी तरह आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर को उठा लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए नीचे यहाँ पे कह रहा है कि नमना शब्द की विभक्ति और वचन, ये भी पूछ रहा है। ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर में इसका क्या आंसर होता है, और इसका क्या आंसर होगा। ये जो तृतीय विभक्ति एक वचन है, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए नीचे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन कीजिए। ठीक है, सही अर्थ चयन करना है। क्या करना है कि जो निम्नलिखित शब्द युग्मों का क्या करना है, सही शब्द
का चयन करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि श्रवण और श्रमण, ठीक है, दो चीज़ पूछ रहा है कि श्रवण और श्रमण दो चीज़ें, तो इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को राइट आंसर मालूम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे 100 नंबर लगा है पहले से ही, तो कान और वृक्ष, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ठीक है। उसी तरह 11 नंबर के सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर के आएगा। और सेकंड क्वेश्चन के बाद यहाँ पे अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन हो चुका। ख नंबर इसमें आप पूछ रहा है कि शब्द के दो सही अर्थ लिखिए, मतलब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कोई भी एक शब्द है इसमें और किसी एक शब्द का क्या करना है, सही अर्थ लिखना है। अंबर है, चपला है, जड़ है, तो इसका सही शब्द दो लिखना है, ठीक है। तो सही शब्द आप लिख सकते हैं। फिर ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरणीय, तो ये क्या है, ये तो आसान था, तो कोई भी बता सकता है कि ये क्या होगा, अनुकरणीय। नीचे क्वेश्चन है उसी तरह, सब क्वेश्चन आसान ही आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वन में रहने वाला वनवासी होगा। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि नगरवासी होगा या ग्रामीणवासी होगा या ये पहाड़ी होगा। पहाड़ पे रहने वाला ना पहाड़ी हो गया, नगर में रहने वाला नगरी होगा, और जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं वो क्या होगा, ग्रामीण प्रवेश के व्यक्ति होगा। लेकिन जो वन में रहने वाला व्यक्ति है वो वनवासी होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। 15 पृष्ठ नंबर 15 जो मिलता है उसमें देखिए कौन से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल समझिए कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ही उठा के करा दिया हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पेपर कोड है, 302 DU, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उपाध्याय कक्षा में अध्यापक कक्षा में क्या कर रही है, पढ़ रही है कि पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, ठीक है, पढ़ा रही है ना। फिर यहाँ पे नीचे कह रहा है कि तुम मेरे से मत बोलो और मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, सही शुद्ध करके वाक्य जो है, वाक्यों को दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो शुद्धिकरण आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे अब रस आ गया, श्रृंगार रस अर्थात शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इसका जो शांत रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस किसे कहते हैं, ठीक है। इस सबको आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही ग्रामर पोर्शन के, तो उसमें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और साथ में रूपक अलंकार की परिभाषा पूछता है और एक एक उदाहरण पूछता है। तो ये अलंकार भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं तैयार कर रहा हूँ खुद। दोहा छंद, सोठा छंद, ये सब मुझे मालूम है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, शांत रस किसे कहते हैं, और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, और दोहा छंद किसे कहते हैं, सोठा छंद किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें इतना कठिन नहीं होती हैं, ये हर कोई कर सकता है। जो 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास में जो कर चुका है वो बंदा कर सकता है और वो कर देगा, कि कोई चीज़ इतना कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोहा छंद और दोहा छंद के साथ साथ सोठा छंद, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे अब एक पूछता है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में
खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। एक आवेदन पत्र कितने नंबर के आते हैं? 4 नंबर के आते हैं। क्या आवेदन पत्र 4 नंबर के आते हैं? तो इस 4 नंबर को आप लोगों को आवेदन पत्र सीख लेना होगा। नहीं अगर होगा तो मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर नीचे कह रहा है कि अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित, मतलब 2 चीज़ दिया है। देखिए ऊपर भी एक दिया है, एक नीचे। हर क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको 2-2 अथवा करके देगा। तो अथवा को ये मत कि दोनों क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छा मार्क नहीं मिल सकता है। क्योंकि उतना ही मार्क देगा एग्जामिनर जितना आप लोगों का एग्जाम में पूछ रहा है, क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है, उतना ही आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 14, कितना? क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है वो किस टाइप का आता है? तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखना है कि बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण पूछ रहा है, ठीक है। तो बाढ़ की क्या क्या समस्या, मतलब बाढ़ क्यों आता है, उससे संबंधित तथ्य क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है। और नीचे स्वच्छता अभियान पर कह रहा है कि जन जन का कल्याण, तो इस पे भी आप लोग से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो इस पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है आरक्षण व्यवस्था और साथ में वरदा और अभिश्राप, ठीक है। और साहित्यिक में लोक मंगल की भावना, साहित्य में क्या करना है? लोक मंगल की भावना। तो इस तरह आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। कृषि, जो कृषक है वो कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप क्या है? कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप क्या है? इस चीज़ को भी आप लोगों को क्या करना है? लिख लेना है। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। सारा एनालिसिस करा दिया हूँ। अगर नहीं वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लास्ट तक फिर दोबारा वॉच करके देख लीजिएगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विशेष सूचनाएं हैं। तो हमारे तरफ से मतलब जो भी फ्रेंड्स देखे हैं उनके लिए थैंक्स यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आईडी जो है वो @ माई स्टडी वीडियो और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल आईडी माई स्टडी वीडियो। तो ये 2 काम मेरा इसमें ज़रूर कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आईडी को, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल आईडी, और चैनल आईडी जाके यहाँ पे सर्च करिए इतना और ज्वाइन होके। तो जाके टेलीग्राम पे माई स्टडी वीडियो डालेंगे तो तुरंत मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और वीडियो के साथ साथ क्लास नोट्स सारे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्द जाइए और उसमें ज्वाइन होइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।